हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। साथियों, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एजीटीए की वीडियो श्रृंखला को। और ये पहला लेक्चर है और इसके बाद भी लगभग हम कम से कम 20 से 25 वीडियो लेक्चर को और कंडक्ट करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 30 प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि इन श्रृंखलाओं को देखने के बाद जब आप अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो पहला प्रश्न है इस लेक्चर का, बगीचा लगाने हेतु तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो साथियों, ऑप्शंस हैं कि आयताकार विधि है, या वर्गाकार है, या पंचभुजाकार है, या त्रिभुजाकार है। तो वर्गाकार जो मेथड होता है ये आपका बगीचा लगाने हेतु सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संतरा के लगभग कितने पौधों की संख्या होती है। तो ऑप्शन है कि 692 होती है, 156 होती है, 277 होती है, या 1000। तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। 277 पौधे प्राप्त होते हैं 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में। जो हम संतरा के पौधों को लगाते हैं तो 277 पौधों को प्राप्त कर पाते हैं, 277 पौधे प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सघन पौधरोपण हेतु मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो साथियों, सघन पौधरोपण हेतु जो विधि अपनाई जाती है, ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें दिए हुए हैं। पहला है कि त्रिभुजाकार है, पंचभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है। तो साथियों, त्रिभुजाकार जो मेथड है, जो ट्रायंगुलर शेप में जो प्लांटिंग करते हैं, ये आपका जो है कह सकते हैं कि सघन पौधरोपण की प्रमुख विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4। पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधे का सबसे अच्छा उदाहरण है। जो हम पेंटागोनल टाइप का जो है प्लांटिंग करते हैं, तो इसमें जो फिलर पौधे इस्तेमाल करते हैं, जो पूरक पौधे लगाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है लगाए जाने वाले पौधे कौन से होते हैं और अच्छे भी माने जाते हैं। तो साथ ही इसमें ऑप्शन है पपीता है, कि आम है, जामुन है, या नींबू है। तो ज़्यादातर जो पपाया जो है, पपाया की प्लांटिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पंचभुजाकार मेथड में फिलर्स को लगाने के लिए, पूरक पौधे लगाने के लिए हम पपीते का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा क्षरण को रोकने हेतु उद्यान लगाने की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। सॉइल इरोजन को भी जो है रिस्ट्रिक्ट किया जाए और जो है गार्डनिंग भी की जाए, उद्यान लगाया जाए, प्लांटिंग की जाए। तो इसमें कौन सा मेथड है जो सॉइल इरोजन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। तो साथियों, जो षटभुजाकार है ये है, समुच्च विधि जिसे हम कंटूर मेथड भी कहते हैं ये है, या मिडो विधि है, या त्रिभुजाकार है। तो साथियों, जो कंटूर मेथड होता है ये आपका सॉइल इरोजन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सघन वेजिटेबल गार्डनिंग किसे कहा जाता है। तो साथियों, सघन वेजिटेबल गार्डनिंग यानी जब हम कम क्षेत्रफल पर अधिक से अधिक सब्जियों को उगाते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियों को उगाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सघन वेजिटेबल गार्डनिंग। तो साथियों, ये मार्केट गार्डनिंग को बोलते हैं, ट्रक गार्डनिंग को बोलते हैं, किचन गार्डनिंग को बोलते हैं। तो इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, ट्रक गार्डनिंग में क्या होता है। ट्रक गार्डनिंग में हम एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर जो है लिमिटेड 2 या 3, ये मतलब जो कुछ सिलेक्टिव क्रॉप्स को हम लगाते हैं। जब 1 या 2 प्रमुख सब्जियों को हम एक बहुत बड़े क्षेत्र पर लगाते हैं तो ट्रक गार्डनिंग हो गई। लेकिन मार्केट गार्डनिंग में हम सीमित क्षेत्रफल पर अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्जियों को लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग कौन सी भाषा का शब्द है। ये जो ट्रक वेजिटेबल गार्डनिंग जो शब्द है ये किस लैंग्वेज का शब्द है। तो साथियों, ये फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अनुकूल वातावरण से विपरीत वातावरण में सब्जियां उगाने को क्या कहते हैं। तो साथियों, अनुकूल वातावरण जो आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट है, उससे आप जो है आपका ऑफ सीजन में जब हम सब्जियों को उगाते हैं तो उसे कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल को फोर्स किया जाता है, वेजिटेबल फोर्सिंग इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है। जब हम कह सकते हैं कि अनुकूल वातावरण से हम विपरीत वातावरण में जाते हैं, ऑफ सीजन में जाते हैं, तो ऑफ सीजन में जो सब्जियां उगाते हैं उसे वेजिटेबल फोर्सिंग कहा जाता है, इसे वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, तैरने वाली सब्जियां भारत के किस राज्य में उगाई जाती हैं। तो साथियों, जो फ्लोटिंग वेजिटेबल्स हम करते हैं, फ्लोटिंग वेजिटेबल्स, तो ये साथियों हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका जम्मू कश्मीर में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश तो नहीं सही होगा, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश को भी हम मान के लिए एक बार नहीं कह सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर केरल में हम देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है फ्लोटिंग वेजिटेबल्स या कैसे तैरने वाली सब्जियां जो है ग्रो की जाती हैं। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइफा घास सब्जी बागवानी की कौन सी विधि में प्रयुक्त की जाती है। ये एक प्रकार की ग्रास है, घास है, जिसको हम वेजिटेबल ग्रोइंग जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो साथियों, ये जो फ्लोटिंग वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो तैरने वाली जो हम सब्जियां लगाते हैं,
तो उनको उनको जो है लगाने में हम टाइफा घास का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रक सब्जी बागवानी विधि को कहा जाता है। जो ट्रक गार्डनिंग करते हैं हम, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे विस्तृत या व्यापक या विस्तृत खेती कहते हैं, सघन खेती कहते हैं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, जो सघन खेती है ये तो हम कहते हैं, किसको कहते हैं? ये मार्केट गार्डनिंग को बोलते हैं। सघन बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग को। मार्केट गार्डनिंग जो है अभी हमने पढ़ा था ऊपर एक क्वेश्चन, मार्केट गार्डनिंग को बोलते हैं सघन खेती। और लेकिन ये जो व्यापक या विस्तृत है ये आपका कहलाता है, इसे इसे ही बोलते हैं हम ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग जो शब्द है आपका, ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ना कि बी वाला। तो ए ऑप्शन व्यापक या विस्तृत खेती जो आपका ये ट्रक गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन किया जाता है रनर्स के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी को जो प्रोपेगेट करते हैं रनर्स के द्वारा करते हैं। एक ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है पपीता की एक लिंगाश्रयी किस्मों हेतु बीज दर कितनी रखते हैं? जो मोनोसियस, जो इनकी एक लिंगाश्रयी जो होती है, किसमें मोनोसियस नहीं बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं हम डायोसियस कहते हैं। एक लिंगाश्रयी मतलब डायोसियस। जो डायोसियस जो होती हैं पपीते की जो वैरायटीज़ होती हैं, इनके लिए सीड रेट क्या रखा जाता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखा जाता है सीड रेट। एक लिंगाश्रयी मतलब डायोसियस, यानी आपका मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग हो, इस टाइप की जो वैरायटीज़ होती हैं, तो इनमें हम सीड रेट क्या रखते हैं? तो साथियों 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखा जाता है। अगला प्रश्न है स्कर्टिंग। ये स्कर्टिंग नहीं है, स्कर्टिंग है। स्कर्टिंग है, स्कर्टिंग की क्रिया किस फल में की जाती है? तो साथियों स्कर्टिंग की जो क्रिया होती है वो अंगूर में करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्कर्टिंग की क्रिया की जाती है अंगूर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो साथियों मिल्क प्रोडक्शन में जो यूपी का जो प्लेस आता है, फर्स्ट रैंक आती है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष में लागू हुआ था? तो साथियों जो श्वेत क्रांति है, जो जिसे हम कहते हैं वाइट रिवोल्यूशन कहते हैं, जिसके जो है फाउंडर माने जाते हैं, या जिसको जिसको शुरुआत करने का श्रेय माना जाता है, किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। साथियों जो ये रिवोल्यूशन वाली जो चीज़ें हैं, तो इसको आपको याद होनी चाहिए। और आपके क्वेश्चन में इसमें से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जरूर इसमें आने वाला है कि किस रिवोल्यूशन को हम किस नाम से जानते हैं। ये इस टाइप से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि कौन सा रिवोल्यूशन जो है किसे हम किस नाम से जानते हैं। जैसे वाइट रिवोल्यूशन क्या है, पिंक रिवोल्यूशन क्या है, राउंड रिवोल्यूशन क्या है, गोल्डन रिवोल्यूशन क्या है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका कोई रिवोल्यूशन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। तो ये प्रश्न है श्वेत क्रांति जो है कि श्वेत क्रांति का प्रथम चरण किस वर्ष में लागू हुआ? तो साथियों ये लागू हुआ 1966 में, या फिर आपका 1963 में, 1970 में, 1978 में। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन जाएगा। 1970 का जो दौर है, यहाँ पर श्वेत क्रांति का प्रथम चरण लागू हुआ। देखिए जब ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, उसी के जस्ट बाद जो है आपका वो वाइट रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन को हम मानते हैं 66-67 में, 66-67 जो है ये ग्रीन रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड माना जाता है। तो इसी के बाद जो है जस्ट जो है शुरुआत किया गया था वाइट रिवोल्यूशन को। और वाइट रिवोल्यूशन में फिर जो है दुग्ध की जो है प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में जो है एक क्रांति आई थी। तो 1970 का जो टाइम पीरियड है ये आपका सही ऑप्शन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध में प्रोटीन किस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है वो किस फॉर्म में, किस अवस्था में नहीं पाई जाती है? तो साथियों पाइस के रूप में पाई जाती है, कोलाइडल के रूप में भी पाई जाती है, लेकिन एमल्सन जो है फॉर्म इसमें नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूध का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त सिराओं में होता है, या फिर आपका अडन सिस्टम सिराओं में होता है, एलोवियल सिराओं में होता है, इनमें से कोई नहीं है। तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एलोवियल सिराएँ जो होती हैं, एलोवियल जो वेन्स होती हैं, यहाँ पर जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है, सॉरी प्रोडक्शन क्या बोलेंगे, मिल्क फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाय के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों जो गाय का जो ताज़ा दूध होता है इसका पीएच मान होता है 6.6। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये इसका पीएच मान होता है 6.6। बी वाला ऑप्शन आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20। दूध का वसा परीक्षण किससे याद करते हैं? तो जो फैट टेस्ट किया जाता है साथियों किससे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से। तो हम इसका जो है क्या निकालते हैं, आप खुद ही बताइएगा। लैक्टोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? ब्यूटारोमीटर है, या सेलीमीटर है, या हैंड रिफ्रैक्टोमीटर? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्यूटारोमीटर से हम इसका वसा परीक्षण करते हैं। और ये पहला जो ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल हम दुग्ध की किस अवयव का पता लगाने में करते हैं, किसका परीक्षण में करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध को लंबे समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है। जो दूध है इसको हम लंबे समय तक इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्या कारण है? तो साथियों ऑप्शन दिया गया है कि प्रोटीन के कारण इसको नहीं कर सकते, कि वसा का कारण हो सकता है, कि वसा एक इसका महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि हम दूध को लॉन्ग टाइम तक जो है प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, या फिर लैक्टोज के कारण है, या फिर खनिज लवण के कारण। तो साथियों लैक्टोज है, ये इसका प्रमुख कारण है। लैक्टोज जो होता है जब इसको हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, थोड़े समय के लिए रख देते हैं, तो ये जो लैक्टोज होता है लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है और फिर जो है हमारा दूध जो है ख़राब होने लगता है। तो इसका कारण लैक्टोज है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूडोरोमंथी पशुओं के आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? तो जो सूडोरोमंथी पशु होते हैं इनके आमाशय का कौन सा भाग नहीं पाया जाता है? साथियों देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो रूमेन है, या रेटिकुलम है, ओमेजन है, या एबोमिजम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो ओमेजम है ये आपका ऑप्शन होता है, ये नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोमेंथी पशु है? रोमेंथी मतलब जो रोमिनेंट प्लांट, जो रोमिनेंट एनिमल होते हैं, यानी जो जुगाली करने वाले होते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए रोमिनेंट वो हैं कि एक बार भोजन को खा लेते हैं, उसके बाद फिर भोजन को फिर से निकाल करके उसको कह सकते हैं कि चाबुर करते रहते हैं, उसको जो है पचाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं, मतलब 2 बार भोजन को जो है पीसते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो कुत्ता है नहीं, कुत्ता नहीं, डायरेक्ट एक बार में ही खाना खा लेता है। बिल्ली है, ये भी नहीं है। घोड़ा है, ये भी नहीं है। लेकिन बकरी है। खासकर वो हैं जो अब देखिए घोड़ा है, घोड़ा भी घास खाता है, बकरी भी घास खाती है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनका जो खाने का तरीका होता है वो इस तरीके से होता है कि एक बार भोजन लेते हैं फिर दोबारा फिर जो है उसको फिर से चाबुर करते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं। तो इस तरीके से रोमिनेंट एनिमल कहा जाता है इन्हें। तो ऑप्शन नंबर पर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बकरी जो है एक रोमिनेंट, कैटल्स में जैसे गाय भैंस ये सब भी आपके जो है रोमिनेंट ही हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर है। जो किसान कॉल सेंटर है इसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो साथियों 1800 180 1554 है, ये नहीं है। 1800 180 1559 ये भी नहीं है। 1800 180 1551 ये ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट से है। 1800 180 और 1551 ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न है, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? साथियों तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन देख लेते हैं, 2010 में, 2015 में, 2016 में, और एक ऑप्शन और है 2017 में। तो परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2015 में। ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2015 में इसको भी लेटेस्ट शुरुआत किया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ट्रांसजेनिक फसलें कौन सा देश उगाता है? तो साथियों भारत में उगाया जाता है, ब्राज़ील में, चीन में, या अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अमेरिका जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो होती हैं, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिन्हें कहते हैं, जीएम क्रॉप्स कहते हैं, इनको ग्रो करने का जो है सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोल गार्ड फर्स्ट, जो बोल गार्ड फर्स्ट है ये क्या है? तो संकर धान की किस्म है, सुनहरे धान की किस्म है, ये संकर कपास की किस्म है। साथियों ये बीटी कपास की किस्म है। बीटी कपास की किस्म मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में ट्रिप्टोफैन या लाइसिन की अधिकता वाली मक्का की ओपैक-2 जीन क्वालिटी प्रोटीन किसने विकसित की थी और जिसको वर्ष 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों ये थे आपके एसके बसल थे। एसके बसल इन्हें जो है आपका ट्रिप्टोफैन और लाइसिन की मात्रा को बढ़ाने का श्रेय जाता है किसमें? मक्के में इन्होंने जो है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो एमिनो एसिड हैं इनकी मात्रा इन्होंने बढ़ाई थी। किसका इस्तेमाल करके? तो ओपैक-2 जीन का इस्तेमाल करके, ठीक है। और इससे इन्होंने प्रोटीन की मात्रा जो इन्हेंस की थी, चूँकि एमिनो एसिड है, ठीक है, एमिनो एसिड जो बढ़ेगा तो प्रोटीन की मात्रा तो बढ़ेगी ही, जिसके लिए इन्हें सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। एसके बसल्स। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो सर ये देखिए क्वेश्चन एक आ गया रिवोल्यूशन वाला। रिवोल्यूशन मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। तो मक्का उत्पादन में, आम उत्पादन में, फल उत्पादन में, तो गोल्डन रिवोल्यूशन है आपका, फल उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और साथियों अब हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30, कीट नियंत्रण की 2 या 2 से अधिक विधियों का प्रयोग करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए कीटों की संख्या को आर्थिक नुकसान स्तर से नीचे रखना क्या कहलाता है? देखिए इंसेक्ट कंट्रोल की हम 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स को अपनाएं और जिससे क्या हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, कीटों की संख्या भी कंट्रोल हो जाए, तो इस मेथड को क्या कहते हैं? तो साथियों इसे कहा जाता है ETL कहा जाता है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, इकोनॉमिक इंजरी लेवल EIL कहा जाता है,
साथियों ये डी भी कहते हैं, IPM कहते हैं। तो IPM आपका डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपका जो है आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा जो है इस लेक्चर के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे, और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको लगा होगा कि हाँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो बस आज इस लेक्चर में इतना ही। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।